नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 के तहत गंदगी पर प्रहार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य अयोध्या को स्वच्छता के मामले में देश के अग्रणी शहरों में शामिल करना है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने जानकारी दी कि नगर निगम क्षेत्र के करीब 400 स्थानों पर एक साथ सफाई कार्य चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र में हुई, जिसमें नगर आयुक्त जयचंद्र कुमार, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त समेत नगर निगम के कई अधिकारी शामिल हुए। हजारों सफाई कर्मियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई की। नगर निगम के सभी 60 वार्डों में सुबह 7 बजे से ही पार्षद अपनी अपनी टीमों के साथ अभियान में जुटे रहे। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। नगर निगम ने शहरवासियों से भी इस अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील की। नगर निगम का कहना है कि विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का खास जोर दिया जा रहा है। आगे चलिए। देखिए, हमारे महानगर ने यह निर्धारित किया था कि सभी लोग 21 मई को सुबह 7 बजे से निकल के 7:30 बजे तक पूरे नगर की स्वच्छता करेंगे। और हमें आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था थी, 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें पंजीकरण कराया अयोध्या नगर की सफाई का। दूसरा हमारा अनुमान है कि इस समय 400 से ज्यादा स्थलों पर पूरे महानगर में सामूहिक तौर पर सफाई अभियान चल रहा है और इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकल के सफाई कर रहे हैं। किसी नगर की सफाई का यह अपने आप में कीर्तिमान है। इस तरह से पूरा नगर एक साथ सफाई के लिए निकले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि अयोध्या के स्वच्छता के दृष्टिकोण से यह अभूतपूर्व घटना है कि पूरा नगर एक साथ, पूरे नगर के सारे लोग, वो चाहे व्यवसायिक वर्ग के लोग हों, अध्यापक हों, वकील हों, डॉक्टर्स हों, व्यवसायी हों, सारे लोग एक साथ आज निकले हुए हैं और अपने महानगर को स्वच्छ कर रहे हैं। अयोध्या में स्वच्छता की एक नई संस्कृति जन्म ले रही है और हमारे महानगर के लोग, हमारे पूरी नगर निगम की टीम, हमारे नगराध्यक्ष महोदय, हमारे सारे माननीय पार्षद, हमारे अपर महोदय, हमारी अन्य टीम, ये सारे मिलकर आज जो एक संकल्प उन्होंने लिया है और जो इस तरह से एक जन समर्थन के साथ लोगों के साथ आज स्वच्छता कर रहे हैं, यह अयोध्या के स्वच्छता के इतिहास में अपने आप में अभूतपूर्व घटना है। और मैं आपके माध्यम से इस पूरे इस जोश, इस उत्साह को, इस जोश को, इस महानगर के लोगों के स्वच्छता के प्रति संकल्प को प्रणाम करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं और हम जन सहयोग से, जन भागीदारी से, जन संवाद से, जन जागरूकता से अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश में शपथ ग्रहण करने के बाद जो सबसे पहला अभियान इस देश में शुरू किया था, वो तो स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान जब शुरू किया मोदी जी ने दिल्ली में स्वयं झाड़ू लगाकर, तो लोग जो विरोधी दलों के लोग हैं, जिनका काम ही खाली विरोध करना है, नेगेटिव बात करना है, वो कहने लगे प्रधानमंत्री स्वच्छता कराएंगे, झाड़ू लगाएंगे। वो नहीं जानते थे कि प्रधानमंत्री का सोच क्या है। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत एक जो स्लोगन था, ये खाली स्लोगन ना रह जाए, इसको जमीन पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया 2014 से। और आज पूरे देश में ये अभियान तेजी के साथ चल रहा है। मैं माननीय मोदी जी को इसके लिए आभार व्यक्त करूंगा। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस अभियान को प्राथमिकता पे लिया और जगह जगह नगर निगमों के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा इस अभियान को तेजी पकड़ाने का काम किया और हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसमें अपना योगदान दिए। आज अयोध्या में इस स्वच्छता अभियान नगर निगम के द्वारा शुरुआत हुई है। हर गांव, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क में सभी सम्मानित पार्षदों को इसमें लगाया गया है। हम सब लोग जनप्रतिनिधि, मेयर साहब, हम ही सब लोग भी अपने अपने जहाँ जहाँ अलॉटमेंट हुआ वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे साथ CMO
अयोध्या भी मौजूद हैं। तो ये अभियान न बनाकर इसको घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया है और निश्चित रूप से अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। तो अयोध्या में ये इसकी प्राथमिकता ज्यादा है क्योंकि पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं। ये बात ठीक है, गंदगी होती है, लेकिन उसको सफाई भी होना आवश्यक है। और मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या नगर निगम में हम लोगों के अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी व्यवस्थाओं को दिया है कि मैं समझता हूँ यदि वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट होंगी तो स्वच्छ अयोध्या और स्वस्थ अयोध्या रहेगी। इस स्वच्छता अभियान में आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे जनपद अयोध्या के सभी जनवासी इसमें शामिल हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सभी माननीय लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। मैं स्वयं अपने चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल के साथ में जिला अस्पताल में हम लोगों ने आज अभियान चलाया। सभी ने अच्छी तरह उसमें कार्य किया और स्वच्छता एक वो अपने हाथ का काम है। अगर हम लोग करते हैं तो हमारी 80 से 90% बीमारियां हमारी दूर रहती हैं। हम लोग स्वस्थ रहते हैं, मन स्वस्थ रहता है, वातावरण भी स्वस्थ रहता है। मैं सभी से अपील करूंगा सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने घर के साथ साथ अपने आसपास और अपने जनपद को स्वच्छ और साथ ही भारत देश को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। अयोध्या धाम के सरयू तट पर अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का निर्माण तेजी से जारी है। संग्रहालय को अत्याधुनिक तकनीकी और डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। भगवान श्री राम के वंशजों और इक्ष्वाकु वंश को समर्पित विशेष हाईटेक गैलरी बनाई जाएगी। गैलरी में प्रभु श्री राम की 63 पीढ़ियों की वंशावली डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित होगी। श्रद्धालु और पर्यटक राम वंश के इतिहास को आधुनिक तकनीकी के जरिए समझ सकेंगे। संग्रहालय के संयोजक संजीव सिंह ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश की जानकारी के बिना राम कथा अधूरी है। गैलरी में 15 से 20 प्रमुख राजाओं और स्कैनर तकनीकी के माध्यम से जीवंत रूप में दिखाया जाएगा। डिजिटल प्रस्तुति पर क्लिक करते ही संबंधित राजा के शासनकाल, इतिहास और धार्मिक महत्व की जानकारी मिलेगी। यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और रामवंश के इतिहास से जोड़ने का माध्यम बनेगी। गैलरी तैयार होने के बाद देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए यह प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय बना रहे हैं और राम कथा का संग्रहालय अगर है तो अगर राम के वंशज के विषय में अगर लोग नहीं जानेंगे तो राम कथा पूर्ण नहीं होगी। और राम कथा पूर्ण हो इसकी व्यवस्था करने के लिए हमने एक वीथिका बनाई है, बना रहे हैं, बनाई नहीं है अभी, बना रहे हैं, जिसका नाम है क्या कहते हैं इक्ष्वाकु वंश इतिवृत्त, यानी कि उस वंश की कहानी जो कि इक्ष्वाकु वंश का है जिसमें श्री राम अवतरित हुए। और यह वीथिका विशिष्ट रूप से तकनीक आधारित होगी। पुरावशेष भी होंगे इसमें, लेकिन ये मुख्य रूप से तकनीक होगी। हम एक वृक्ष बनाएंगे, वंशावली बनाएंगे, जैसे आप लोग बनाते हैं। हम हर की एक वंशावली होती है, आपके खानदान की, आपके वंश की, तो वंशावली है। तो वंशावली में दिखाएंगे सभी राजाओं को। कितने पीढ़ियों, प्रभु राम की कितनी पीढ़ियों का वंशावली? हम अभी तक 63 राजाओं को जो उनके प्रसिद्ध हुए हैं उनको हमने 63 पीढ़ियाँ, हाँ, तो वो नजर आएगी यहाँ आएंगी। कहाँ? वीथिका में हम जो वीथी बना रहे हैं उसमें जो है 15-16 जो प्रसिद्ध राजा हुए उसके, तो उनको जो है हम क्या कहते हैं चित्र के माध्यम से या एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुखरित करेंगे वहाँ। प्लस हम अपने उस वीथी में टच स्क्रीन रखेंगे। आपको अगर अज के विषय में जानना है तो अज पर आप उंगली रखिए, अज के विषय में पूरा इतिहास आपके सामने में आ जाएगा। अयोध्या धाम में प्रीमियम फैमिली वियर ब्रांड जय हनुमान ब्रांड कलेक्शन शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। नगर निगम महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। यह नया शोरूम बड़ी देवकाली रोड पर
कलकत्ता स्वीट्स के पास अपर ग्राउंड फ्लोर पर खोला गया है। शुभारंभ के मौके पर शोरूम के प्रोपराइटर मोहित जैन, रमेश जैन और मयंक जैन ने सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। प्रोपराइटर मोहित जैन ने बताया कि यह हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम में काम करने का अवसर मिला है। यहाँ 2 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक के लिए ब्रांडेड कपड़ों का पूरा कलेक्शन उपलब्ध है। शर्ट, जीन्स, जूते, कुर्ते, लेगिंग, सूट समेत लेटेस्ट फैशन के डिज़ाइन मिलेंगे। शोरूम पर खास ऑफर भी पाए गए हैं और 4,999 की शॉपिंग पर गोवा ट्रिप का कूपन और 2,999 की शॉपिंग पर लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा। इसके विजेता को आकर्षक गिफ्ट मिलेगा। इस अवसर पर मनोज श्रीवास्तव, हेमंत जायसवाल, मंडल अध्यक्ष जयश्री जैन समेत कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। प्रोपराइटर ने सभी से एक बार शोरूम पर आकर सेवा का अवसर देने का अपील किया है। नहीं, मैं बाहर से हूँ, अभी तो अयोध्या का पहुँचना हूँ, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल हो गया भाई साहब। हाँ, वहाँ हो गया परसों आज़ादी के बाद का 1500 साल के बाद। राम जी को प्रणाम करता हूँ, उनकी आज्ञा से ही सारा ये काम हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। और उनके परम परम भक्त जो भगवान श्री बालाजी महाराज हनुमान जी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और उनके नाम से ये स्टोर खोला गया है, जिसका नाम है जय हनुमान ब्रांड कलेक्शन, देवकाली में यूको बैंक के पास में अपर ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स में 2 महीने के बच्चे से लेकर के उम्र में ऊपर में बुजुर्गों तक के लिए, यंगस्टर्स के लिए, लड़कियों के लिए, परिवार के लिए, महिलाओं के, बच्चों के, यंग आप युवकों के, हर तरह का अच्छी क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी, मेक इन इंडिया मटेरियल जो कि पूरे वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं अभी देश विदेश में, उन सब ब्रांड को हम लोग यहाँ लेके आए हैं। मेरे पास बहुत टॉप क्वालिटी की जीन्स मिलेगी आपको, अनेक ब्रांड की। मेरे पास बहुत सारे शर्ट्स, टी शर्ट्स जो सुप्रीम क्वालिटी के होंगे, जिनके प्राइस ऑफर के साथ लगभग हर समय मिलेंगे आपको। ये ऑफर सिर्फ हम लोग आज के एक दिन के लिए नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं 365 डेज पे हम लोग का वेस्टर्न में ज़्यादा रहेगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और आने वाले समय में एथनिक वेयर हो गया, लेडीज़ के ब्याह शादियों में जो घाघरा चुन्नी बोलते हैं, तरह तरह की ड्रेसेज होती है, इस तरह की सारी अवेलेबल रहेगी। बुजुर्गों के लिए क्या? बुजुर्ग सहज भाव से पहनने वाले ट्राउजर्स हो गए, हाफ पैंट्स हो गए, कपड़े हो गए, अंदर की बनियान्स हो गई, इस तरह की प्रीमियम क्वालिटी का। प्राइस जो कंपनियों के रहते हैं वो अपनी जगह रहेंगे, वो कम से लेकर के ऊपर तक रहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो डिस्काउंट रहेंगे वो 365 डेज ही रहेंगे। कभी कुछ ऑफर आते रहेंगे। तो अभी हमारा एक सबसे बड़ा जो प्रीमियम ऑफर है वो ये है, कोई भी मेरी शॉप में आज 4,999 में परचेजिंग करता है, एक बिल, सिंगल बिल बनता है, तो उनको आज इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है स्टर्लिंग ग्रुप्स जो है, इनके द्वारा जो ये आप सामने भी देख पा रहे होंगे, 3 नाइट्स एंड 4 डेज का इनको स्टे दिया जाएगा गोवा में। गोवा के अलावा भी भारत में अगर वो कहीं जाना चाहेगा तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, हम लोग उनको रहने के लिए 3 नाइट्स एंड 4 डेज का स्टे ऑनली देंगे वहाँ पर। अयोध्या वासियों से मेरा कहना कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपका जो प्यार हमें मिला, मैं अभिभूत हूँ उससे। एक बात कहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ और मेरा बच्चा मोहित और मयंक, इन्होंने हिम्मत करी है। हम लोग 14 डिग्री में रहने वाले सीधे 44 पे आ गए हैं, तो ये शायद राम जी की कृपा है कि वो हमें सहन शक्ति दे रहे हैं। अदरवाइज हमारे शरीरों में काफ़ी दिक्कतें आई है अभी, क्योंकि फिजिकली बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन वो बैठे हैं तो सब कुछ हो जाएगा। वो भी तो 14 साल वनवास भटके थे, तो उन्होंने अपने दरबार में बुलाया, तो इससे बड़ा और क्या। अयोध्यावासियों से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये उनका दुकान नहीं, ये उनका घर होगा, जहाँ पे एक परिवार की तरह आप आकर के बैठिए, आराम से देखिए, फुल्ली एयर कंडीशनड है, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, बिलिंग सिस्टम है हमारा, सब यहाँ पे कंप्यूटर में बिलिंग वगैरह बनेगी। तो आपको ये नहीं सोचना कि एक 10 साल के बच्चे को भेज रहा हूँ, वो कपड़ा लाएगा तो ठगा जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो है ट्रांसपेरेंटी के साथ होगा। टाइमिंग हमारा सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक रहेगा। मेरा रमेश कुमार जैन बोता, मैं जैन परिवार से संबंधित रखता हूँ, जो कभी भी मांस मदिरा नहीं खाते हैं। तो हम लोग इस मायने में भी अयोध्या में आके खुश हैं, क्योंकि ये प्राचीन नगरी है और बहुत पावन और पवित्र धरा है ये।
SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत शिकायतों की समीक्षा के लिए अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुए हिंदू युवक की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने घटना को निंदनीय बताते हुए इसे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बैजनाथ रावत ने कहा कि योगी सरकार के मामले में त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने आरोपी के एनकाउंटर को सराहनीय निर्णय बताते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने की उम्मीद जताई है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह चुनाव भी पिछले चुनाव की तरह ऐतिहासिक होगा। उनके अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों के परिणाम वैचारिक परिवर्तन का संकेत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश में राष्ट्रीय विचारधारा मजबूत हो रही है। सपा के PTA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नारे पर उन्होंने कहा कि ऐसे नारे पुराने हो चुके हैं और जनता अब नई इबारत लिखने जा रही है। बैजनाथ रावत ने दावा किया कि भाजपा सरकार में अनुसूचित जाति सबसे अधिक सुरक्षित और उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई व न्याय सुनिश्चित किया जाता है। ऐसी क्या तैयारी है कि बंगाल का जो परिणाम आया उससे यूपी में कोई प्रभाव पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव फिर गत चुनाव की तरह ऐतिहासिक चुनाव होंगे। और रही बंगाल के चुनाव, तो बिहार का चुनाव और बंगाल के चुनाव ये राजनीतिक कम हुए हैं, ये वैचारिक परिवर्तन का एक परिणाम आया है। पूरे हिंदुस्तान में जो वैचारिक परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आ रहा है, इससे जातवाद खत्म होगा और विचारवाद आगे बढ़ेगा। बंगाल और बिहार केवल वैचारिक चुनाव हुए हैं। जो देश में मतलब अराजक तत्व हैं, उनकी विचारधारा जनता ने उसको नकारा है और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे रख करके चुनाव परिणाम दिए हैं जनता ने। तो जनता अब जाग गई है और जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा और जो अपने देश की बात करेगा, उन लोगों को जनता आगे चुनेगी और बागडोर सत्ता की उनको सौंपेगी। SC/ST OBC पिछड़े हमारे साथ हैं, तो क्या लगता है भाजपा कैसे उनको जोड़ पाएगी? अभी भी वो भाजपा के साथ चल? ये नारे पुराने हो गए हैं, अब नई इबारत लिखने जा रही जनता। अब नेता छोटा है, जनता बड़ी हो गई है। हमेशा कहते थे मतदाता भगवान है, तो जनता भी अपने विचार से आगे काम करने वाली है। अब न जातिवाद चलेगा और न पंथवाद चलेगा, अब राष्ट्रवाद चलेगा। और PTA हो, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा थोड़े कोई PTA जोड़ता है। हर जात का सबका साथ सबका विकास कहा, और इसमें अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा सुरक्षित है और किसी तरह का अब उत्पीड़न नहीं होता अनुसूचित जात का। अगर कतिपय केस होते हैं तो उन पर मुकदमा लिखे जाते हैं और परिणाम दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं। बंगाल के चुनाव के बाद वहाँ के सांसद पे हमला हो रहा है, तो आप किस नजर से देखते हैं? तो बंगाल चुनाव में जो हिंसा से ही पनपा था, बंगाल जो हिंसा से पनपा था, बल्कि हम उसको अगर हिंसा प्रदेश कहते हैं तो अतिशयोक्त नहीं होगा। जो ममता दीदी थी, उन्होंने ना तो शासन चलाया और ना उन्होंने जनता की सेवा की, केवल आतंकवाद का बढ़ाया, बांग्लादेशियों के घर में घुसाया और देश में अराजकता पैदा करने का काम किया। तमाम गरीब दलित लोग मारे गए, उजाड़े गए, बहन बेटियों के साथ उनका दुष्कर्म किया गया। तो जो मारपीट हो रही है वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये जनता का आंदोलन है, उसमें जनता नाराज है उनसे। तो इसलिए मतलब हम हिंसा की तो तारीफ नहीं करते, लेकिन जो हुआ है उसकी एक प्रतिक्रिया है। जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और अब ये भी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि बकरीद पर अगर हिंदू व्यक्ति की बलि दी जाएगी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हिंदुस्तान के लिए है। लेकिन योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और तुरंत उन्होंने निर्णय दिया है। मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय है और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। फर्जी मुकदमे के बावजूद जो मेरे कोर्ट पर आते हैं, तो हर हालत में फर्जी मुकदमे में खारिज करता हूँ, उसमें हमसे चूक नहीं होती है। जो लिखे लिखाने की बात है, इसमें देखो समाज शामिल है और जब एक झूठी घटना के लिए 4 गवाह मिल जाते हैं तो चेयर पर बैठा दरोगा क्या करेगा? जब 4 आदमी गवाही देने जाते हैं तो समाज की गलती है।
इसलिए फर्जी मुकदमे हमें लगता है लिखे नहीं जाते, अगर लिखे जाते समाज उसके साथ लिखवाने में बैकग्राउंड उसमें जब 4 गवाह नहीं। तो मेरी तो एक राय है कि जो फर्जी मुकदमा अनुसूचित जात के लिखा है या अदर कोई फर्जी मुकदमा लिखा है, समाज एकजुट होकर के उस व्यक्ति का बहिष्कार करे। क्या रेशियो रहता होगा बाबूजी निस्तारण का आयोग के मामले में? अब निस्तारण में जिनमें रिपोर्टें आ जाती हैं, मुझे लगता है कि हमको लगता है कि 25% लगभग 25% का निस्तारण हम प्रतिदिन करते हैं। जितने मुकदमा सुनते हैं उसमें 25% निस्तारित हो जाते हैं और नए बढ़ते जाते हैं, नए आवेदन आते जाते हैं। लेकिन फिर भी जब मैं बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा हम मुकदमे में नहीं लेते, वहीं पर बैठ के आवेदक की पीड़ा सुन के और वहाँ संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके बता देते हैं, वो कह देता कि निस्तारित कर देंगे, तो चला जाता। तो उनको हम गरीबों को मुकदमा में देकर दबाते नहीं है। तो त्वरित समाधान मेरे यहाँ है और सुनवाई के साथ समाधान है और संपूर्ण पूरे न्याय आदमी देते हैं। जो व्यक्ति मेरे आयोग पे गया उसको न्याय, और जो मेरे आयोग में नहीं गया परोक्ष रूप से उसको भी न्याय देते हैं, क्योंकि गलत मुकदमे नहीं खारिज कर देते हैं।